हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं सेल यानी कोशिका का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर बता दिया था। आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कोशिका संरचना संगठन पर बात करेंगे। इसको भी हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पार्ट 1 में एकदम बढ़िया सा पादप कोशिका, जंतु कोशिका तक पूरा खत्म कर दिया एकदम आसान भाषा में, वैसे ही हम लोग इसको भी एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला कोशिका भित्ति पर अपन बात करेंगे, दूसरा कोशिका झिल्ली एवं प्लाज्मा झिल्ली पर अपन बात करेंगे, तीसरा होता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म पे भी अपन बात करने वाले हैं, कोशिका अंग भी बात करेंगे और केंद्रक पे भी बात करेंगे। इन पांचों को मैं एकदम डीपली आपको बताऊंगा, एकदम आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसे कहते हैं। अपन कोशिका भित्ति पे पहले बात करते हैं। सभी पादप कोशिकाओं में चारों ओर एक निर्जीव पदार्थ, एक परत होती है। मतलब कि सभी पादप कोशिकाओं में एक निर्जीव पदार्थ की एक परत होती है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। यानी हम लोग इसे, जैसे कि आप सभी इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये रहे इसके चारों ओर, ये जो लेयर है, ये जो परत है, ये हमारी कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल इसे ही कहते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। मतलब जो कोशिका भित्ति होती है वह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, वह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। मतलब जो कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है, वह सेल्यूलोज की बनी होती है। मान लीजिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये बताओ सेल वॉल सजीव पदार्थ की बनी होती है निर्जीव पदार्थ की, तो आप लोग बताएंगे कोशिका यानी कि सेल वॉल जो होती है वह निर्जीव पदार्थ की एक परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कभी कभी ये पूछ ले कोशिका भित्ति बनती किसकी है, तो सेल्यूलोज की बनी रहती है। कोशिका भित्ति जो होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है और ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले ये बताओ कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहती है, तो आप बताएंगे प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है यानी कि पादप कोशिका में प्रेजेंट रहती है, और एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट रहती है, जंतु कोशिका में। तो अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पर। अब अपन बात करने वाले हैं कोशिका भित्ति की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल पर। अब अपन बात करने वाले हैं कि क्या होता है। देखिए, अगर आप लोग जंतु कोशिका की अगर इमेज को, जैसे कि इसको थोड़े से भाग को अगर मैंने ये लिया, इसको अगर माइक्रोस्कोप से अगर मैं देखूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अगर इसके भी अगर थोड़े से भाग कर अगर भाग को अगर मैं माइक्रोस्कोप से अगर देखूँ ये तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे देखिए मिडिल लैमेला यानी कि मध्य पटीला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। मिडिल लैमेला ये जो आप देख पा रहे हैं यही होती है मिडिल लैमेला। तो ये क्या काम करती है अब समझिए, यह विभिन्न कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करता है। मध्य पटीला मुख्य रूप से पेक्टिक का बना होता है। मतलब जो मध्य पटीला होता है यानी जो मिडिल लैमेला होता है, यह मुख्य रूप से कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करता है। जो मतलब जो कोशिका होती है उसको आपस में जोड़े रखने का काम करता है। और ये पेक्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, यह पेक्टिक की बनी होती है। और जैसे कि घर और बनने में, जैसे कि सीमेंट क्या करती है, पूरे घर को जोड़ती है। सीमेंट एक उसका बेसिक रहता है, इसी की वजह से सारी ईंट जुड़ती है। तो ऐसे ही ये होती है, जो ये मध्य पटीला होता है यानी मिडिल लैमेला होता है, यह विभिन्न कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करता है। और यह किसकी बनी होती है, पेक्टिक की बनी होती है। तो अब आइए बात करने वाले हैं अपन प्राइमरी सेल पर। प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। जो मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है भैया, वो किसकी बनी होती है, वह सेल्यूलोज की बनी होती है। और यह मध्य पटीला के दोनों ओर होती है। मतलब जो मिडिल लैमेला होती है इस तरफ भी पाई जाती है प्राइमरी सेल वॉल, इस तरफ भी स्थित रहती है और इस तरफ दोनों। और ये लचीली भी होती है, पतली भी होती है, इसी की वजह से ये फैल भी सकती है। मतलब भैया मतलब जब पतली होगी, लचीली होगी, तभी तो वो फैल पाएगी। तो ये जो होता है प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, ये लचीली भी होती है, पतली भी होती है, इसी की वजह से ये
फैल भी सकती है। अब अपन बात करने वाले हैं सेकेंडरी सेल वॉल पर। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? यह सेल्यूलोज एवं लैग्मिक की बनी होती है, मतलब कि यह सेल्यूलोज की तो बनी होती है पर लेकिन यह लैग्मिक की बनी होती है, और यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर होता है, मतलब यह प्राइमरी कोशिका भित्ति के अंदर होता है, और यह कई स्तरों की बनी होती है, मतलब यह कई स्तरों की बनी होती है। यह केवल परिपक्व कोशिकाओं में होती है, मतलब यह खाली मैच्योर सेल में होती है, जो एकदम नाजुक यानी मैच्योर सेल में ये सेकेंडरी सेल वॉल पाए जाते हैं। अब इसके कार्य समझ लेते हैं, यानी इसके फंक्शन क्या होते हैं। यह कोशिका को निश्चित आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब इसको कठोरता प्रदान करता है। और कोशिका भित्ति में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कोशिका मतलब कि कोशिका भित्ति के अंदर जो होते हैं वो जगह जगह पे, ये आप सभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इसके जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं। और कोशिका द्रव्य ये लिखा हुआ है, कोशिका द्रव्य के महीन तंतुक इन सूक्ष्म छिद्र में से होकर के कोशिकाओं को परास्तर बांधे रहते हैं, मतलब कि जीव द्रव्य वो कोशिका द्रव्य के महीन, जो कोशिका द्रव्य के सबसे महीन जो तंतुक होते हैं वह इन्हीं छिद्र से होकर के कोशिकाओं को परास्तर बांधे रहते हैं, मतलब कोशिकाओं के दम बांधे रहते हैं। और इन तंतुक के द्वारा कोशिकाओं के बीच आपस में खाद्य पदार्थ का मतलब कि आना जाना रहता है, मतलब कि इन कोशिकाओं के बीच ही खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। क्या होता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। इसको याद रखिएगा, किसके बीच? इन तंतुओं के बीच क्या होता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। इन तंतु को जीवद्रव्य तंतुक कहते हैं, मतलब कि इन तंतुओं को जीवद्रव्य तंतुक भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो आपने कार्य क्या क्या समझा? यह कोशिका को निश्चित आकृति तथा कठोरता प्रदान करते हैं। और दूसरी चीज, यह कोशिका भित्ति में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कोशिका द्रव्य के महीन तंतुक सूक्ष्म छिद्रों से होकर के परास्तर कोशिकाओं को बांधे रहते हैं, दूसरी चीज। और इन तंतुओं के द्वारा कोशिका के बीच आपस में खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, चौथा चीज। और इन तंतुओं को जीवद्रव्य तंतु भी कहते हैं। इन तंतुओं को जो होता है वो जीवद्रव्य तंतु भी हम लोग कहते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली एवं प्लाज्मा झिल्ली पर बात करने वाले हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करता है। पहला चीज, इस कोशिका झिल्ली क्या करता है? पहले इसको बाहरी वातावरण से अलग करता है। और दूसरा चीज, ये कोशिका झिल्ली जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। और तीसरा चीज, प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। पदार्थों को कोशिका के अंदर आने जाने देती है और ये लचीली भी होती है, मतलब जो कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली होती है यह पदार्थों को कोशिका के द्वारा आने जाने देती है। अब अपन बात करने वाले हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसका सिंपली आप लोग बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य। कोई पूछ ले क्या होता है तो आपको बताना है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है, लेकिन मैंने यहाँ पास लिखा है कोशिका केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य, मतलब जैसे कि आप लोग ये देखिए, मान लीजिए कोशिका हो गई, इसमें हो गया पूरा कोशिका द्रव्य हो गया, और ये हो गया क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ये हो गया, मान लीजिए अपन हो गया केंद्रक हो गया, ये हो गया केंद्रक हो गया। इसके मध्य मतलब इसके बीच में पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये तो आपकी हो गई सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति आपकी हो गई, लेकिन इसके मध्य यानी कि इसके बीच में पाए जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब बात करने वाले हैं पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिका अंग पाए। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं केंद्रक पर। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक हमारे शरीर की कोशिकाओं में सभी क्रियाओं को नियंत्रित रखता है। मतलब जो केंद्रक होता है
या कोशिकाओं में मतलब जो सेल होती है सभी क्रिया मतलब जितने भी प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल रखता है, मतलब उसको नियंत्रित रखता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक में ये सूक्ष्मष्ट पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सूक्ष्मष्ट पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये स्पष्ट पाया जाता है। और केंद्रक को रॉबर्ट वार्डन ने किया था 1931 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन का भी नाम आता है, रॉबर्ट वार्डन ने और 1931 में इसकी खोज की थी। केंद्रक के चारों ओर मतलब जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर एक दस्तरी आवरण पाया जाता है, मतलब कि केंद्रक के चारों ओर एक दस्तरी आवरण पाया जाता है जिससे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर दस्तरी आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, मतलब जो केंद्रक होता है उसके झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव में पदार्थों में आवागमन होता है। जिसके द्वारा क्या होता है, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं मतलब जो छोटे छोटे छेद होते हैं इसके ही द्वारा केंद्रक द्रव में पदार्थों का आवागमन होता है, मतलब पदार्थ आते जाते हैं। और केंद्रक द्रव में आनुवांशिक पदार्थ में गुणसूत्र क्रोमोसोम तथा डीएनए भी पाया जाता है। इसको गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम तथा डीएनए भी पाया जाता है केंद्रक आनुवांशिक पदार्थ से। अब अपन बात करने वाले हैं कोशिका अंग पर। कोशिका अंग क्या होती है इसको भी एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उसका सारा नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इस नोट्स को ले सकते हैं। मैं यहाँ आपको खाली समझा रहा हूँ। अगर आपको इस नोट्स की ज़रूरत है, अगर आप इस नोट्स की नीड है, अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो आप लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पास सारी नोट्स आपको अवेलेबल है, वहाँ पास आप सभी वहाँ पास नोट्स ले सकते हो। तो आप बात करने वाले हैं कोशिका अंग पर। कोशिका अंग क्या होता है अब अपन इस पे बात करेंगे। कोशिका अंग, कोशिका में वृद्धि तथा विकास, मतलब कोशिका अंग में वृद्धि तथा विकास तथा विभिन्न कार्य को संपन्न करने वाले आवश्यक जो कोशिका अंग होती है, कोशिका में वृद्धि तथा विकास कार्य को संपन्न करने वाली आवश्यक सूक्ष्म संरचना कोशिका अंग कहलाती है। सूक्ष्म संरचना यानी कि कोशिका अंग कहलाती है। यहाँ क्या कहने का मतलब है पहले ही समझो। कोशिका वृद्धि तथा विकास, कोशिका अंग में वृद्धि तथा विकास विभिन्न कार्य को संपन्न करने वाली, मतलब विभिन्न कार्य को संपन्न करने वाली आवश्यक सूक्ष्म संरचना को कोशिका अंग कहते हैं। आवश्यक सूक्ष्म संरचना को कोशिका अंग कहते हैं। अंतरावी जालिका को समझेंगे क्या होता है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना एक तंत्र होता है, मतलब कि यह झिल्ली युक्त से बना नलिकाओं से एक तंत्र होता है जो कोशिका कंकाल के रूप में संपूर्ण कोशिका फैला होता है। मतलब कि कोशिका कंकाल के रूप में संपूर्ण कोशिका में फैला होता है। कोशिका काल के रूप में संपूर्ण कोशिका काल में फैला होता है। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं से बना एक तंत्र होता है। और अंतरावी जालिका दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के। पहला होता है चिकनी और दूसरी होती है खूनदरी। चिकनी क्या होती है? चिकनी होती है, दूसरी होती है खूनदरी होती है। और चिकनी में क्या होता है? राइबोसोम अनुपस्थित रहता है। मतलब जो चिकनी जालिका होती है उसमें राइबोसोम अनुपस्थित रहता है और ये लिपिड वसा और संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? लिपिड और वसा का ये संश्लेषण करता है। और इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, उसमें अनुपस्थित था, इसमें अब उपस्थित होता है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण था, उसमें लिपिड और वसा का संश्लेषण होता था, लेकिन इसमें किसका होगा? इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अंतरावी जालिका दो टाइप होते हैं,
चिकनी और खुरदरी होता है। और अंतर्रावी जालिका मैंने आपको समझा दिया, कोशिका अंग भी आपको समझा दिया। इसका नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। अब पढ़ेंगे गाल्जी उपकरण। अब आप उनको समझाएंगे कि गाल्जी उपकरण क्या होता है। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि गाल्जी उपकरण क्या होता है। यह एक पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का समूह होता है। मतलब जो गाल्जी उपकरण होता है वह एक पतली झिल्ली का युक्त पुटिकाओं का समूह होता है। किसका समूह होता है? पुटिकाओं का समूह होता है। और ये पुटिकाओं एक दूसरे पर समांतर होती है। मतलब जो पुटिकाओं होती है वो एक दूसरे पर क्या होती है? समांतर होती हैं। तो यही डिफिनेशन समझ लीजिएगा कि यह एक पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का समूह होता है। और दूसरा चीज़, और ये पुटिकाओं एक दूसरे पर समांतर रहती हैं। और इसके खोजकर्ता कौन थे? मतलब गाल्जी उपकरण का डिस्कवरी किसने किया था? किसने इनकी खोज किया था? तो कैमियोनो गाल्जी ने क्या किया था? गाल्जी उपकरण का खोज किया था। और इसके कार्य समझ लेते हैं। अंतर्द्रावी जालिका ईआर में पदार्थों का संचरण करता है। मतलब जो अंतर्द्रावी जालिका होता है वह ईआर में पदार्थों का संचरण किया जाता है। जो ईआर होता है इसमें क्या किया जाता है? पदार्थों का संचरण किया जाता है। और ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का भी ये निर्माण करता है। और ये पदार्थों पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करता है। मतलब यह पदार्थों को पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करता है। अब पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है आप समझिए। इसको भी हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो लाइसोसोम समझिए, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम यह एक झिल्ली युक्त गोला आकार, जो लाइसोसोम होता है वह एक झिल्ली युक्त गोला आकार संरचना है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाचन एंजाइम भी पाए जाते हैं। और इसका निर्माण गाल्जी उपकरण में होता है। इस जो लाइसोसोम है इसका निर्माण कहाँ होता है? गाल्जी उपकरण में होता है। और गाल्जी उपकरण की पुटिकाओं के द्वारा होता है। गाल्जी उपकरण की पुटिकाओं के द्वारा होता है। इसके कार्यों को समझ लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे आत्मघटित थैली भी बोला जाता है। अभी इस पे भी चर्चा करेंगे आगे। पहले इसके कार्यों को समझ लेते हैं। यह कोशिका को साफ करना एवं कोशिका के अंगों को टूटे फूटे भागों को पचित करता है। मतलब यह कोशिका को साफ भी करता है। जैसे कहीं हमको टूट गया, फट गया, कट गया तो उसको पचित भी, मतलब उसको पचित भी करता है। और कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को पाचन भी करता है। जितने भी कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है? उसको डाइजेस्ट भी करता है, यानी उसको पाचन भी करता है। लाइसोसोम को आत्मघटित थैली क्यों कहा गया? ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो लाइसोसोम में बहुत सारे जल अपघटित एंजाइम पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम होता है उसमें बहुत सारे जल अपघटित एंजाइम में पाए जाते हैं जो पाचन के कार्य करते हैं। मतलब जो डाइजेस्ट में हमारी बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा उनका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए उसको लाइसोसोम को आत्मघटित थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको आत्मघटित थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था 1995 में किया था। किसने किया था? 1995 में लाइसोसोम की खोज किया था। इनको नोबेल प्राइज से पुरस्कारित भी किया गया था। शायद 1974 में इनको मतलब नोबेल प्राइज दे करके ड्यूडुवे भाई साहब को क्या किया गया था? पुरस्कारित भी किया गया था। तो लाइसोसोम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अपन बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आप समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतःवलिक होकर की क्रिस्टी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? क्रिस्टी का निर्माण करती है। और क्रिस्टी ऊर्जा संयोजक पाए जाते हैं जहाँ पर एटीपी का निर्माण
होता है, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शक्तिग्रह पावर हाउस बिजली घर कहा जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, बिजली घर भी कहा जाता है और शक्तिग्रह भी कहा जाता है। बिजली घर इसीलिए यह स्वयं कोशिका अंग कहलाता है। इसलिए यह स्वयं कोशिका अंग कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फिर से एक बार समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग होती है और माइटोकॉन्ड्रिया अंतःवलिक होकर कर क्रिस्टी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? क्रिस्टी का निर्माण करती है। और ये ऊर्जा संयोजक होकर के एटीपी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल नाम होता है एटीपी का। और इसीलिए इसको बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया को 2-3 नामों से जाना गया, बिजली घर, शक्तिग्रह, पावर हाउस, 3 नामों से जाना गया है। और इसीलिए स्वयं कोशिका अंग कहलाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? स्वयं कोशिका अंग कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। किस 80 मतलब 1880 में की थी। इसका एग्जैक्ट कोलिकर ने 1880 में खोज की थी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। पर लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया था? मतलब खोज उसमें किसमें उन्होंने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कांटों की सूखी रेखित पेशियों में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। लेकिन 1990 में मतलब 1990 में एक वैज्ञानिक आए थे अल्टमान। उन्होंने बताया था कि ये कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या बताया था? कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अल्टमान नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। किसमें आए थे? 1890 में अल्टमान नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। फिर एक बेंडा नाम के वैज्ञानिक आए। क्या नाम किया है? बेंडा। 1897 में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। भैया 3 वैज्ञानिक, पहला तो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी 1880 में, 1880 में, फिर 1890 में फिर एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं। फिर एक भाई साहब आते हैं, फिर बोलते हैं 1897 में उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। वाले अपन प्लास्टिक लवक पर। लवक क्या होता है अब समझिए। लवक यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है और इसका डीएनए तथा राइबोसोम खुद का होता है। इसीलिए ये स्वाद कोशिका अंग कहते हैं। इसीलिए इसको स्वाद कोशिका अंग कहते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। देखो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? रंगहीन होता है तथा लाल रंग का और भूरा रंग का होता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये भी रंगहीन होता है और स्टार्च तेलियम प्रोटीन का संश्लेषण करता है और ये हरे रंग का होता है। इसमें भी क्लोरोफिल वर्णन पाया जाता है और इसमें प्रकाश का संश्लेषण भी होता है। अब बात करने वाले हैं कोशिका विभाजन पर। कोशिका विभाजन क्या होती है? कोशिका विभाजन जिस जीव के अंदर उसके अंतर्ग्रह एक नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे अपन कोशिका विभाजन कहते हैं। समझ रहे हो? जिस जीव के अंदर जिस जीव के अंतर्ग्रह एक नए जीव की उत्पत्ति मतलब एक नया जीव बनता है उसे अपन कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन वो होता है जिस विभाजन में कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या सामान्य पाया जाता है उसे हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब कि जिस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताओ? 46। तो 46 सामान्य पाई जाती है, सब में पाई जाती है, उसे हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन पर जिस विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा उसका कोशिका भी आधा होता है। कोशिका आधा नहीं होती है, कोशिका का आकार आधा होता है, उससे असूत्री विभाजन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी की ये टॉपिक समझ में आई होगी। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको जो ना समझ में आया हुआ आप लोग कमेंट करिए, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले न्यू वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।